हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई परिवार में। अपन लास्ट क्लासों में चर्चा कर रहे थे। अपन लास्ट क्लास पढ़ के गए थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगली कड़ी में आज अपने पास जो टॉपिक है एमसीक्यू के माध्यम से छोटे 3 टॉपिक है। नंबर 1 चट्टान, नंबर 2 कंप, और नंबर 3 ज्वालामुखी। इन तीनों टॉपिकों को अपन एमसीक्यू के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आप देखिएगा, नंबर 1 चट्टानों का है, और आप क्वेश्चन पढ़ें। चट्टानों के प्रकार हैं, कुछ ऑप्शन में चट्टानों के प्रकार डाल रखे, और ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से चट्टानों के प्रकार कौन कौन से हैं। एक बार तो आप ऑप्शन पढ़ें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। चौथा ऑप्शन है डी सभी। इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, या कितने होते हैं, तो इनमें से कौन कौन सा चट्टानों का प्रकार है। चट्टान 3 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 आग्नेय चट्टान, नंबर 2 अवसादी चट्टान, नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान है जो प्राथमिक चट्टान है, जिसे प्राथमिक चट्टान कहते हैं। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ अग्नि जैसे पदार्थों से, इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको कहते हैं आग्नेय चट्टान। पहली चट्टानों को मुख्य चट्टान, बाकी की दोनों चट्टानों को क्या कहते हैं? गौण चट्टान। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन पढ़ लो। चट्टानों के प्रकार आग्नेय भी है, अवसादी भी है, और कायांतरित या इसको बोलते हैं रूपांतरित। इसको बोलते हैं रूपांतरित। कितने प्रकार हुए चट्टानों के? 3 प्रकार सर। 1 आग्नेय, नंबर 2 अवसादी, और नंबर 3 कायांतरित या रूपांतरित। इसका ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑल ऑफ, ये सारे के सारे आग्नेय चट्टानों के प्रकार है। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये पूछना चाह रहा है कि जनक या मूल चट्टान कौन सी। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से मूल चट्टान कौन सी है, प्रमुख चट्टान कौन सी है। अभी जस्ट अपन पिछली स्लाइड पे पढ़ा है अपन ने कि चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, जिनमें से आग्नेय चट्टान को मुख्य चट्टान, मूल चट्टान कहते हैं, बाकी दोनों को गौण चट्टान या द्वितीयक चट्टान कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, मूल या जनक चट्टान कौन सी है। तो मूल चट्टान, जनक चट्टान कौन सी होगी सर? आग्नेय। आग्नेय को क्या कहते हैं? मूल चट्टान। क्या कहते हैं? मूल चट्टान। या क्या कहते हैं? प्रमुख चट्टान, या प्रमुख चट्टान, या प्राथमिक चट्टान, या प्राथमिक चट्टान। बात समझ में आ गई। और बाकी इन दोनों को क्या कहते हैं सर? इन दोनों को, बाकी को कहते हैं गौण चट्टान, या द्वितीयक चट्टान। बिल्कुल ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मूल चट्टान कौन सी है सर? आग्नेय। चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावे से होता है। ये पूछना चाह रहा है कि 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावे के जमाव से होता है। बात समझ में आ गई। अपन ने देखा कि जब आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई, और ये निर्मित क्यों हुई? टेम्परेचर पाकर के जो अग्नि जैसे पदार्थ थे, लावा, मैग्मा थे, लावा था, लावा का जमाव हुआ, ठंडा हुआ मैग्मा के रूप में, और वो परिवर्तित हुआ, क्या कहलाई? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई, पर वर्तमान तक निर्माण जारी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीनतम चट्टानें कौन सी है। सबसे प्राचीनतम चट्टान है आग्नेय चट्टान। बात समझ में आ गई। अगर वो कहते कि आग्नेय चट्टान केवल सबसे प्राचीनतम है, नहीं, तो आज वर्तमान समय भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हो सकता है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या रहा, अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम कौन सी है? आग्नेय। नवीनतम भी हो सकती है क्या सर? नवीनतम भी हो सकती है। बात समझ में आ गया। यूं लिख दे कि केवल प्राचीनतम चट्टानें आग्नेय, नहीं, तो नवीनतम भी आग्नेय हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या था?
चट्टानों का मैग्मा या लावे से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा और लावे से किस चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का। बात समझ में आ गई? आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है? मैग्मा और लावे से। कैसे? मैग्मा धरातलीय भाग, धरातल के आंतरिक भागों में मैग्मा होता है। मैग्मा जब बाहर आकर के ठंडा होता है तो क्या कहलाता है? लावा। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। मैग्मा जब तक तप्त अवस्था में है तब तक मैग्मा, और जब बाहर आकर के जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्या कहलाता है? लावा। इसका मतलब मैग्मा और लावा से निर्मित कौन सी है? आग्नेय। अगर बात करें कायांतरित और अवसादी की, सर कायांतरित और अवसादी का निर्माण होता है, ये जो चट्टान बन गई कौन सी? सर आग्नेय। कौन सी बन गई? आग्नेय। आग्नेय चट्टानों का यदि अपर्दन हो जाए, परिवहन हो जाए और कहीं दूसरी जगह पर जाकर के उसका क्या हो जाए? निक्षेपण, तो क्या कहलाएगी? सर अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स। बात समझ में आ गई? अगर आग्नेय चट्टानों का क्या क्या हो जाए? सर आग्नेय चट्टानों का यदि अपक्षय और अपर्दन होने के पश्चात परिवहन की क्रिया के माध्यम से कहीं दूसरे स्थान पर यदि कोई चट्टानें जम जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? सर अवसादी, सेडिमेंट्री रॉक्स। बात समझ में आ गई? यदि अवसादी चट्टानों पर अत्यधिक ताप व दाब पड़ जाए, ताप व दाब, ताप व दाब बढ़ने से जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है वो कौन सी? सर कायांतरित, या इसी कायांतरित को बोलते हैं रूपांतरित। तो बात समझ में आ गया? क्वेश्चन था मैग्मा और लावे से जिस चट्टान का निर्माण होता वो थी आग्नेय। आग्नेय चट्टानों का अपक्षय, अपर्दन व परिवहन के परिणाम स्वरूप कहीं दूसरी जगह पे जाकर निक्षेपण हो जाता है तो क्या कहलाती है? अवसादी। अगर अवसादी चट्टान का यदि रूप परिवर्तन हो, रूप परिवर्तन होगा क्यों? अत्यधिक ताप व दाब पाकर के रूप परिवर्तित हो गया तो क्या कहलाएगी? कायांतरण या रूपांतरण चट्टान। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखो, किन चट्टानों का निर्माण परतदार रूप से होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परतें किस चट्टानों में पाई जाती है। बात समझ में आ गई? परतें किन चट्टानों में पाई जाती है? अपन जब पढ़ रहे थे आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, तो अपन ने नंबर 1 पे देखा आग्नेय, नंबर 2 पे देखा अवसादी, और नंबर 3 पे देखा कायांतरित या रूपांतरित। आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई? आग्नेय चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परतें पाई जाती। क्वेश्चन क्या था? किन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं? तो किन चट्टानों में पाई जाती है? सर अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। अपने क्वेश्चन आंसर क्या है? चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? अवसादी। बात समझ में आ गई? अवसादी पाई क्यों जाती है? आग्नेय का अपक्षय, अपर्दन के परिणाम स्वरूप ये कहीं जाकर के जमती है और एक बहुत लंबे समय का गैप होने के कारण एक लेयर परिवर्तित हो जाती है, फिर बहुत हजारों सालों बाद दूसरी लेयर जमती है। तो उन दोनों लेयरों के बीच में जो परतें पाई जाती है उनको बोलते हैं अपन परतें, और वो पाई जाती है किसमें? अवसादी चट्टानों में। ठीक है, चलिए अगले आगे देखो। क्वेश्चन है, चट्टान जिसका निर्माण अत्यधिक ताप व दाब से होता है। क्वेश्चन क्या है? इन चट्टानों का निर्माण अत्यधिक ताप व दाब के कारण होता है। तो जर्नली आप मान के चलो, ताप व दाब के कारण जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो है कायांतरित या रूपांतरित। अब एक बार देखो आप, ये है आपके रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित, इनका निर्माण होता है क्यों? ताप व दाब के कारण। ताप व
अत्यधिक ताप व अत्यधिक दाब के कारण किनका निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का। अब आपसे ये क्वेश्चन तो ये था कि अत्यधिक ताप व दाब के कारण किनका निर्माण होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, कायांतरित चट्टान। किनका निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का। अगर आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए कि किन चट्टानों से रूप परिवर्तन होता है, किन चट्टानों से रूप परिवर्तन होता है, किसमें, कायांतरित या रूपांतरित में, किन चट्टानों से, किन चट्टानों से मतलब आग्नेय और अवसादी, दोनों से परिवर्तन हो सकता है क्या? ताप, बिल्कुल। यदि आग्नेय चट्टानों पर ताप प्लस अत्यधिक दाब लगे और ये वापस किस में परिवर्तन हो जाए? किसमें? रूपांतरित में। तो क्या कहलाएगी? रूपांतरित। अवसादी का यदि ताप और दाब बढ़ा दिया जाए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगी? रूपांतरित में। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? केवल यही पूछा कि ताप और दाब के परिवर्तन से कौन सी चट्टानें बनती है, तो कौन सी बनती है? रूपांतरित। कौन कौन सी चट्टानों से रूपांतरित चट्टानें बन सकती है? सर दोनों से बन सकती है, आग्नेय से भी बन सकती है और अवसादी से भी बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? ये पूछना चाह रहा है कि आग्नेय चट्टान कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रेनाइट, नंबर 2 ग्रेबो, नंबर 3 ज्वालामुखी और नंबर 4 सभी। देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों के तीनों आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? इनके एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के। देखो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेबो आग्नेय चट्टान है, उसके बाद में ज्वालामुखी ब्रेशिया आग्नेय चट्टान। हालांकि आपको लग रहा है ज्वालामुखी ब्रेशिया क्या है? ज्वालामुखी ब्रेशिया है क्या? ज्वालामुखी ब्रेशिया है आग्नेय चट्टानें जो आंतरिक भागों में जमाव होता है, जिनका आंतरिक भागों में जमाव होता है, और आंतरिक भागों में जमाव के कारण ज्वालामुखी से जो बाहर आते हैं राख गैस के माध्यम से, और उन्हीं का एक पार्ट है ज्वालामुखी ब्रेशिया। आगे पैनल पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, उस पे इसकी विस्तृत चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, आगे देखो, यदि और भी आप लिखना चाहो तो ज्वालामुखी ब्रेशिया जो है, हालांकि अगले क्वेश्चन पे आएगा अपन चर्चा कर लेंगे। ज्वालामुखी ब्रेशिया आग्नेय चट्टानें हैं, वो भी आंतरिक जो आग्नेय चट्टानें जो मैग्मा के द्वारा ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आती हैं, उनको कहते हैं अपन ज्वालामुखी ब्रेशिया। ठीक है, आगे देखो, इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, संगमरमर व क्वार्ट्जाइट किस चट्टानों में शामिल है? कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कायांतरित, आग्नेय और अवसादी। ये पूछना चाह रहा है कि संगमरमर और क्वार्ट्जाइट किनके एग्जांपल है? संगमरमर और क्वार्ट्जाइट किनके एग्जांपल है? संगमरमर और क्वार्ट्जाइट कायांतरित चट्टानों के एग्जांपल। किसके चट्टानों के एग्जांपल है? कायांतरित चट्टानों के। अब आप देखने की बात यह है, संगमरमर है तो कायांतरित चट्टान, है तो कायांतरित चट्टान। कौन सी चट्टान है? संगमरमर, कायांतरित। पर कायांतरित चट्टान अभी पढ़ के आए हैं कि किसी न किसी चट्टान का रूप परिवर्तन होकर बनता है संगमरमर। मैं पूछना चाह रहा हूं कि संगमरमर किस चट्टान का रूप परिवर्तन बन के बना है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या है? इस पे लिखा हुआ है कि संगमरमर क्वार्ट्जाइट किन चट्टानों के एग्जाम्पल, तब तो अपन ने लिख दिया कि ये कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि संगमरमर किस चट्टानों का परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर किन का रूप परिवर्तन है? सर अवसादी का। किसका? अवसादी का। मैं पूछूं अवसादी में भी किस चट्टान का परिवर्तन रूप है? सर ये चूना पत्थर का है। किसका है? चूना पत्थर जो चट्टानें पाई जाती है उनका यदि ताप और दाब बढ़ाया जाए तो किस में परिवर्तन हो जाती है? संगमरमर में। बात समझ में आ गई? किसमें? संगमरमर में। अगला क्वेश्चन चले, इसका उत्तर क्या रहा? संगमरमर और क्वार्ट्जाइट चट्टानें किसकी हैं? कायांतरित। ठीक है, नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म
पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि जो चट्टाने हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, निम्न में से किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो नंबर 1 बात करें आग्नेय की, और नंबर 2 पे बात करें अवसादी की। मैं इनकी सारी विशेषता लिखी देता हूं। आग्नेय चट्टानों में ये पहले तो प्राथमिक है। आग्नेय चट्टानों को क्या कहते हैं? प्राथमिक को क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई? विशेष में परते जिनका स्थूल मोटा पाया जाता है, का स्थूल पतला पाया जाता है। इनमें परतें नहीं पाई जाती, परतें नहीं पाई जाती, में परतें पाई जाती। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं, इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इनमें जोड़ व रंध्र नहीं पाए जाते, जबकि इनमें जोड़ व रंध्र पाए जाते हैं। क्या था? जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जीवाश्म किसमें पाए जा रहे हैं? जीवाश्म अवसादी में पाए जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसका उत्तर क्या रहा अपने पास? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि ग्रेन इनमें नहीं पाए जाते ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है। बात समझ में आ गई? ग्रेनाइट चट्टान का कायांतरित रूप है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो ग्रेनाइट चट्टान है इस पर या तो ये बताओ कि ताप और दाब लगा है तो कायांतरित में परिवर्तन हुई होगी, कायांतरित में परिवर्तन हुई तो किस में परिवर्तन हुई, ठीक है, या आप ये बताओ कि ग्रेनाइट को अपक्षय अपरदन करके अवसादी में परिवर्तन किया गया तो किसका रूप परिवर्तन है, ठीक है। तो चट्टानों पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्रेनाइट का कायांतरित रूप, ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है चट्टान। क्या है? नीस चट्टान। ग्रेनाइट का क्या बनता है? नीस। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है जिसका रूप परिवर्तन किया जाए तो किस में बनेगी? नीस चट्टानों में। तो नीस कौन सी है सर? नीस है रूपांतरित, रूपांतरित या कायांतरित। बात समझ में आ गई? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है स्लेट, शिस्ट व फाइलाइट किन चट्टानों में शामिल है? स्लेट, शिस्ट व फाइलाइट किन चट्टानों में शामिल है? देखो, अवसादी, कायांतरित, अवसादी, वापस अवसादी। चलो आग्नेय लिख लो भले इसको ना, आग्नेय, अवसादी और ग्रेबो। स्लेट, शिस्ट, फाइलाइट कायांतरित और अति कायांतरण के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? क्या है? यह है स्लेट, शिस्ट और फाइलाइट के एग्जाम्पल है सर, कायांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल, ठीक है। अपना 10वां क्वेश्चन आंसर नंबर। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्वालामुखी से जो धूल, राख, अत्यधिक जो सामग्री निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पाइरोक्लाइड, हेपिरोक्लाइड,
हाइपोरोक्लास्टिक और सिरोक्लास्टिक। ठीक है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख के लिए? तो मैं एक छोटा सा आपको एक डायग्राम टाइप का बना के बताता हूं, देखते हैं अपन सारा। ये कोई और ये है मैग्मा। क्या है? जब मैग्मा पृथ्वी को क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आता है, मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट को तोड़ करके बाहर आता है, अनेक पदार्थ निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं? अनेक पदार्थ। अनेक पदार्थों में मैं लिखूं नंबर एक, क्या क्या निकल सकते हैं? सर नंबर एक पे निकलता है मैग्मा। क्या निकलता है? मैग्मा। सर दो नंबर पे कुछ गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सर गैसें निकलती हैं। इसके अलावा नंबर तीन पे जलवाष्प निकलता है। इसके अलावा और भी बात करें तो कुछ अग्नि जैसे पदार्थ टुकड़े निकलते हैं। अग्नि जैसे पदार्थ टुकड़े निकलते हैं। और जो राख जैसी सामग्री पाई जाती है, राख, या इसको मैं कहूं कुछ ठोस कण, राख के साथ ठोस कण भी निकलते हैं। और ज्वालामुखी से निकलने वाली इस राख और ठोस कणों को बोलते हैं पाइरोक्लाइड्स। क्या बोलते हैं? पाइरोक्लाइड्स। क्या बोलते हैं? पाइरोक्लाइड्स। फिर पाइरोक्लाइड्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जैसे आप देखो पाइरोक्लाइड्स। क्या है? पाइरोक्लाइड्स, या इसे ही कहते हैं ज्वालास्म। क्या बोलते हैं? ज्वालास्म। क्या कहते हैं? ज्वालास्म खंड। ज्वालास्म खंड और पाइरोक्लाइड्स क्या है? सर ज्वालास्म खंड और पाइरोक्लाइड्स हैं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाले पदार्थ। क्या है? निकलने वाले पदार्थ। ठीक है, क्या कहते हैं? पाइरोक्लाइड्स। इनको अपन निम्न नामों से जानते हैं, जैसे नंबर एक में कहूं टुकड़े यदि बड़े हैं, तो बड़े हैं तो क्या बोला जाता है? बम, या ज्वालास्म बम। ज्वालास्म बम। क्या कहता है? ज्वालास्म बम। ज्वालास्म बम क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो अग्नि जैसे पिंड जो बड़े आकार के हैं, ठोस हैं, तो क्या कहते हैं? ज्वालास्म बम। बात समझ में आ गई? नंबर दो, नंबर दो पे बोला जाता है लेपिली। लेपिली, क्या बोलते हैं? लेपिली। लेपिली क्या है? सर जो उद्गार के दौरान निकले थे मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान उद्गार के समय जो टुकड़े निकले उनको क्या बोलते हैं? लेपिली। एक और है नंबर तीन पे, क्या? सर ब्रेशिया। क्या? ब्रेशिया। ब्रेशिया किसे कहते हैं? ब्रेशिया कहते हैं त्रिकोण व नुकीले टुकड़े। त्रिकोण व नुकीले टुकड़े क्या कहलाते हैं? ब्रेशिया। बात समझ में आ गई? क्या था क्वेश्चन अपना था? अच्छा, ज्वालामुखी से निकलने वाले धूल और राख सामग्री को क्या कहते हैं? पाइरोक्लाइड्स। बात समझ में आ गई? अपन ने अच्छे से देख लिया। अपन ने देखा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा, जलवाष्प, गैसों के साथ में जो धूल पदार्थ निकलते हैं, जो कण निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पाइरोक्लाइड्स। या उसे क्या कहते हैं? ज्वालास्म खंड। क्या बोलते हैं? पाइरोक्लाइड्स या ज्वालास्म खंड, या मैं कहूं अग्नि जैसे पदार्थ। ठीक है, उनको फिर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। यदि वो कण ठोस और बड़े आकार के हों तो क्या कहते हैं? ठोस और बड़े आकार को ज्वालास्म बम कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालास्म बम। यदि वो ही मटर के दाने के समान हो तो क्या कहते हैं? सर लेपिली कहते हैं। अगर त्रिकोण व नुकीले हो तो ब्रेशिया कहते हैं। और अगर राख जैसे हो तो उसे राख कहते हैं। बिल्कुल बारीक कणों को क्या बोलते हैं?
राख। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका का माउंट सेंट हेलेना किसका उदाहरण है? माउंट सेंट हेलेना क्या है सर? एक पर्वत श्रृंखला। क्या है? एक पर्वत है। माउंट सेंट हेलेना क्या है? पर्वत है। सर पर्वत कहां का है? उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी माउंट सेंट हेलेना उत्तरी अमेरिका का एक पर्वत है जो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? डोम पर्वत, पठारी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या ब्लॉक पर्वत? माउंट सेंट हेलेना ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। कहां सर? यूएसए, राज्य अमेरिका। ठीक है, नाम क्या है? माउंट सेंट हेलेना। कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन हुआ सर नंबर सी, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखियों में कौन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मतलब निम्न जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे? बात समझ में आ गई? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रम्बोली को। किसे कहते हैं? स्ट्रम्बोली को। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी पे अपने पास है स्ट्रम्बोली। याद रखना, क्या कहते हैं? प्रकाश स्तंभ। प्रकाश, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रम्बोली को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? चार कोई युग्म दे रखे हैं, इनमें से कोई एक असुमेलित है, तो अपन चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी और आगे लिखा हुआ है सिसिली द्वीप। ये कुछ द्वीपों के नाम हैं इनके पीछे। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, वल्केनियन ज्वालामुखी, लिपारी द्वीप, पिलियन ज्वालामुखी, हवाई द्वीप, विसुवियस ज्वालामुखी, इटली। बात समझ में आ गई? तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, इसका मतलब गलत होगा। स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी और वल्केनियन ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी। अगर बात करें स्ट्रम्बोली पाया जाता है भूमध्य सागर में। कहां? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में भी सिसिली द्वीप पर। किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर, जो लिपारी के पास, इटली के पास स्थित। कहां स्थित है? इटली के आसपास में स्थित, इटली के पास सिसिली द्वीप पर। बात करें नंबर 2 वल्केनियन ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर पाया जाता है। लिपारी द्वीप कहां है? भूमध्य सागर में। कहां है? भूमध्य सागर में। पाया कहां जाता है सर? लिपारी द्वीप पर। लिपारी द्वीप पर, ये भी इसके पास ही है। ठीक है, और इटली के आसपास ही है। बात करें तीसरे पे पिलियन ज्वालामुखी। पिलियन ज्वालामुखी और ऑप्शन में डाल रखा है हवाई द्वीप पर। पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर नहीं पाया जाता। पिलियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर नहीं पाया जाता। हवाई द्वीप पर तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? हवाई द्वीप पर कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं सर? हवाई तुल्य ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हवाई द्वीप है कहां सर? प्रशांत महासागर में। कहां है? शांत महासागर। हवाई द्वीप कहां है? शांत महासागर में। क्वेश्चन था पिलियन हवाई, ये उत्तर गलत है इसका मतलब। पर अब ये बताओ कि पिलियन ज्वालामुखी पाया कहां जाता है? पिलियन ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? पिलियन ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका के मार्टिन द्वीप पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका के मार्टिन द्वीप। कहां? मार्टिन द्वीप पर। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ऑप्शन ये गलत है और इसका उत्तर ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? सुनामी ऑप्शन दे रखे हैं ज्वारीय तरंगे, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे, तटीय तरंगे, स्वच्छ जल धाराएं।
आमतौर पर कहें तो सुनामी क्या है, सुनामी तरंगे है, क्या है, तरंगे। पर ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी बात है। सुनामी भूकंपों द्वारा उत्पत्ति तरंगे है, क्या है, भूकंपों द्वारा उत्पन्न तरंगे है। भूकंपों द्वारा जब तरंगे उत्पन्न होती हैं तो जलीय भागों में जो लहरें चलती हैं तेज गति से, उन्हें क्या कह रहे हैं, सामान्यतः सुनामी जापानी शब्द है। सुनामी क्या है, क्या है, जापानी शब्द, जिसका तात्पर्य होता है तरंग या लहर, तरंग या लहर। बात समझ में आ गई। चले, सुनामी क्या है, सुनामी भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखियों के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं। बात समझ में आ गई। कुछ परिमेखलाएं, कुछ पट्टियां दे रखी हैं, ये पूछना चाह रहा है कि दोनों को सम्मिलित रूप से देखा जाए, ज्वालामुखी और भूकंप को, तो इनमें से कौन सी पट्टी है जहां दोनों चीजें संभव नहीं है। तो पहले तो मैं एक एक बताऊं आपको ना। नंबर 1 पे बात करें तो अपन बात करते हैं भूकंपों की। भूकंपों के विश्व वितरण को देखा जाए तो भूकंप विश्व वितरण रूप से 3 पेटियों में पाए जाते हैं। कितने पेटियों में, 3 पेटियों में। नंबर 1 प्रशांत महासागरीय परिपेटी, नंबर 1 प्रशांत महासागरीय परिपेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय परिपेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय परिपेटी, नंबर 3 मध्य अटलांटिक कटक। तो भूकंपों की कितनी पेटी हो गई, 3। कौन कौन सी, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, फिर मध्य महाद्वीपीय परिपेटी, और नंबर 3 मध्य अटलांटिक पेटी। ये तो 3 किसकी हैं सर, ये 3 तो हैं भूकंपों की, भूकंपों की। ठीक है, कौन कौन सी, नंबर 1 परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत पेटी लिख देता हूं। नंबर 2 मध्य महाद्वीप, मध्य महाद्वीपीय पेटी। नंबर 3 मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। ये तो किसके हैं सर, भूकंपों के। एक तो भूकंप पूछ रहा है, दूसरा भूकंप के साथ क्या पूछ रहा है सर, ज्वालामुखी। विश्व वितरण पर यदि ज्वालामुखियों की बात करें तो विश्व वितरण पर ज्वालामुखियों की कितनी पेटियां पाई जाती हैं। विश्व वितरण को देखें तो ज्वालामुखी की 4 पेटियां पाई जाती हैं। कितनी पेटियां, 4 पेटियां। कौन कौन सी, देखो। नंबर 1 परिप्रशांत मेखला या परिप्रशांत पेटी क्या है, ज्वालामुखी की पेटी है। नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी उसमें भी थी और परिप्रशांत उसमें भी थी। नंबर 3 बात करें ज्वालामुखियों में, नंबर 3 पे क्या थी, मध्य अटलांटिक कटक। क्या था, मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक तीसरा ज्वालामुखी का भी है। बात समझ में आ गई। ये तीनों दोनों में है, ये तीनों इन दोनों में है। ज्वाला, तो वो तीनों तो इसमें भी है ना। नंबर 1 परिप्रशांत पेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, नंबर 3 मध्य अटलांटिक कटक। ये तीनों तो दोनों सेम है। एक अलग से है जहां ज्वालामुखी आते हैं, जो भूकंपों का क्षेत्र नहीं है। कौन सा है, एक ऐसी पेटी है जहां केवल ज्वालामुखी आते हैं, भूकंपों का क्षेत्र नहीं है। कौन सी है सर, वो है पूर्वी अफ्रीकन पेटी, पूर्वी अफ्रीकन पेटी। पूर्वी अफ्रीकन पेटी किसकी है सर, ज्वालामुखी की। इसमें है क्या, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है पूर्वी अफ्रीकन पेटी को पढ़ो। निम्न में से कौन सी मेखला भूकंप ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण को नहीं दर्शाती। ठीक है, परिप्रशांत पेटी दर्शाती है, बिल्कुल परिप्रशांत पेटी दोनों में है। मध्य महाद्वीपीय मेखला दर्शाती है क्या, बिल्कुल मध्य महाद्वीपीय मेखला दोनों में है। मध्य अटलांटिक कटक दर्शाता है क्या, बिल्कुल मध्य अटलांटिक मेखला दोनों में है।
इसका मतलब पूर्वी अफ्रीकन पेटी केवल और केवल किसकी थी सर? केवल ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी की भूकंपों में। ठीक है, आगे चले, अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया? आगे चलो। ये दर्शा रहा है, ये पेटी दर्शा देता हूं एक बार इस मैप पे। ये नंबर 1, ये है प्रशांत महासागरीय पेटी। क्या है? परी प्रशांत महासागरीय पेटी। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों परी प्रशांत महासागरीय पेटी। बात समझ में आ गई? क्या है? परी शांत पेटी। नंबर 2, ये जो पेटी है ये है मध्य महाद्वीपीय। क्या है? मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्या है? मध्य महाद्वीपीय। बात करें नंबर 3, ये है मध्य अटलांटिक कटक। क्या है? मध्य अटलांटिक में। क्या है? मध्य अटलांटिक या पेटी। 3 हो गए। नंबर 1 परिप्रशांत पेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी, और नंबर 3 मध्य अटलांटिक। ये जो चौथा जो एक्स्ट्रा इसने पूछा था ये है पूर्वी। क्या है? पूर्वी अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकन। केवल क्या थी सर? केवल ज्वालामुखी की। ठीक है, बात समझ में आ गई? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति व अभिनति में लावा का जमाव होता है तो वो कौन सी आग्नेय चट्टान बनती है? ये क्वेश्चन ये है कि अपनति व अभिनतियों के निर्मित रूप से जो आग्नेय चट्टान बनती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अगले पेज पर इसको एक बार अच्छे से अपन देखते हैं। ये क्या है सर? ये है मैग्मा चैम्बर। देखो ये क्या है? मैग्मा। ये क्या है? केंद्र। क्या है? जहां से मैग्मा ज्वालामुखी के बाहर आता है, मतलब ज्वालामुखी। बात समझ में आ गई? अब ये बाहर आ गई है यदि, तो बाहर जो आकृतियां बनेंगी उसे क्या कहेंगे? बाह्य आकृति। क्या कहेंगे? बाह्य आकृतियां हैं तो ज्वालामुखी से निर्मित ही, लेकिन क्या कहेंगे? बाह्य आकृतियां। यदि बाह्य आकृतियां नहीं बनी, आंतरिक भागों में बनी, तो क्या क्या बनती है? पहले तो ये देखो क्या क्या बनती है। एक तो बनता है इस टाइप का, इसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, यह बड़ा गुंबदाकार आकृति है, बड़े गुंबदाकार आकृति में निर्मित होता है। नंबर 1 बैथोलिथ। नंबर 2 पे बनता है ये, इसको क्या कहते हैं? नंबर 2 पे ये, इसको बोलते हैं नंबर 2 पे लेक्कोलिथ। क्या बोलते हैं? लेक्को। क्या बोलते हैं? लेक्कोलिथ। इसकी क्या विशेषता है सर? ये छोटी गुंबदाकार आकृति, छोटी गुंबदाकार आकृति। ठीक है, इसमें आकृति तो ये भी गुंबदाकार थी, आकृति वो भी गुंबदाकार है। ये छोटी है, ये बड़ी है। इसमें अगर आप देखना चाहो तो
अपर्दन के पश्चात आधार तल दिखाई नहीं देता, आधार तल दिखाई नहीं देता, जबकि इसमें आधार तल दिखाई दे जाता है अपर्दन के पास, है ना, आधार तल दिखाई देता है अपर्दन के पश्चात। ठीक है, बैथोलिथ, लैकोलिथ। अब है नंबर 3 को बोलते हैं, ये लैकोलिथ है, ये है लेपोलिथ, लेपोलिथ। इसकी विशेषता क्या है सर, ये प्याले के समान है, प्याले के समान। ठीक है, बात समझ में आ गई। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ। अब है फैथोलिथ, क्या है, ये क्या है सर, इसका नाम है फैकोलिथ। क्या नाम है, फैकोलिथ। और इसमें क्या विशेष है, इसमें विशेष है सर, बहुत सारी अपनतियां व अभिनतियां पाई जाती हैं। क्या है, अपनति व अभिनतियां पाई जाती, अभिनतियां पाई जाती। अपनति अभिनति क्या है सर, अभिनति का मतलब एक, यदि संपीड़न के कारण मतलब दो स्थलखंड हो, दो चट्टाने हो, दोनों में बल लगे, और बल कौन सा लगे, संपीड़न, संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप वो आपस में पास पास आएंगी, और जो लेयर इस टाइप की बनती है, उभार व गर्त लेवी, इस टाइप से उनको बनती है, अपनति व अभिनति बोलते हैं। इसको पहले वलन है, वलन की दो आकृतियां हैं, अपनति व अभिनति। जो वलन के परिणाम स्वरूप बाहर की तरफ निकलती हैं, ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं अपनति। जो नीचे की तरफ धसती है उसको क्या बोलते हैं, अभिनति। तो ये बाहर की तरफ उठी हुई है, ये तो है, जो बाहर ऊपर की तरफ उठी हुई है ये तो क्या है सर, अपनति। क्या है, अपनति। जो नीचे की तरफ धसी हुई है ये क्या है, अभिनति। बात समझ में आ गई, अपनति व अभिनति। आगे देखो, यदि इन्हीं के आगे और यदि मैं बात करूं, एक क्षैतिज आकृति बन जाए तो उसे क्या कहेंगे सर, क्षैतिज आकृति को बोलते हैं सिल। क्या है, सिल। और अगर क्षैतिज ना बन के एक आकृति और बने को लंबवत, तो इसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं, डाइक। तो ये क्या थी सर, ये ज्वालामुखियों की आंतरिक स्थलाकृतियां थी जो आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित होती हैं। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ज्वालामुखी उद्गार के समय मोर्दार पर्वतों की अपनति व अभिनतियों से बनने वाली आग्नेय प्रकार की चट्टानें। अपन ने ये पढ़ा है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें बन रही थी, अपनति अभिनति से कौन सी बन रही थी सर, फैकोलिथ बन रही थी। क्या बन रही थी, फैकोलिथ बन रही थी। फैकोलिथ में क्या था सर, लेकोलिथ और बैथोलिथ में था। बैथोलिथ तो बड़ी गुंबदाकार आकृति थी, बड़ी गुंबदाकार आकृति। लेकोलिथ में क्या था सर, लेकोलिथ गुंबदाकार आकृति थी, गुंबदाकार आकृति। और लेपोलिथ, लेपोलिथ भी आकृति थी पर ये पैलिनुमा थी आकृति, तो ये भी गुंबदाकार ही थी। इसकी विशेष क्या थी, पैलिनुमा। अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ये पूछ रहा है कि ज्वालामुखी तो बताना है सक्रिय, और वो सक्रिय भी भारत में होना चाहिए ना, मतलब भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है। ये भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है या नहीं है, पहले तो ये अपनों को पता होना चाहिए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है क्या, है बिल्कुल। नाम क्या है सर, बैरन ज्वालामुखी। क्या नाम है, बैरन ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, नंबर 1 नारकोंडम, नंबर 2 बैरन द्वीप, ये दोनों भारत की ज्वालामुखी है। क्या है, भारतीय ज्वालामुखी।
भारत में ज्वालामुखी पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल पाए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? नारकुंडम और बैरनदीप। पर ये सक्रिय पूछ रहा है ना, ये है तो दोनों ज्वालामुखी भारत के ही, पर नारकुंडम सक्रिय है कि या ये सक्रिय, ये देखना है। नारकुंडम सर सुसुप्त है, क्या है? सुसुप्त या शांत। पर बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? सक्रिय। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में है। और अपने को पूछा गया है भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, तो कौन सा है? बैरन। बात समझ में आएगी? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इधर कुछ चोटियां लिखी हुई हैं, इधर देशों के नाम लिखे हुए हैं। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बात समझ में आएगी? क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एकांगुआ। सर एक बार पेन देखना, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है एकांगुआ। एकांगुआ अर्जेंटीना में, बिल्कुल राइट बात है। एकांगुआ जो चोटी है अर्जेंटीना में है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये तो राइट है। अगला देखो, कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सूडान नहीं, कोटोपैक्सी सूडान में नहीं। कोटोपैक्सी कहाँ है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। अब इस पे लिखेंगे 2 मिनट है ना। किलिमंजारो। किलिमंजारो बिल्कुल तंजानिया में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। माउंट देनाली। माउंट देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो मतलब ये 3 तो सही है। कौन कौन से सही है? एकांगुआ अर्जेंटीना सही है, कोटोपैक्सी, ये कोटोपैक्सी गलत है ना, किलिमंजारो तंजानिया में सही है, माउंट देनाली संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है। कोटोपैक्सी के सामने लिखा हुआ है सूडान। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी लिखा हुआ है सूडान, ये सूडान गलत है, सूडान में नहीं है। फिर कहाँ है? सर कोटोपैक्सी सूडान में नहीं है, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में है। बात समझ में आ गई? कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। इसका उत्तर सही कौन सा? सुमिलित नहीं है पूछा है। कौन सा सही है, कौन सा सुमिलित नहीं है? बी। आगे चलें अगले। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भूकंप से संबंधित प्रत्यस्थ प्रतिषेध, इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी। ठीक है, भूकंप से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया है, कौन सा? इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी। प्रत्यक्ष प्रतिषेध क्या है? इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी। कुछ वैज्ञानिकों के नाम, कुछ महोदय के नाम लिखे हुए। ये पूछना चाह रहा है कि इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी किसने दी? इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी दी थी एच.एफ. रीड ने। किसने दी? एच.एफ. रीड ने। अगर एच.एफ. रीड की बात करें, एच.एफ. रीड ने कौन सी थ्योरी दी? एच.एफ. रीड ने इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी दी। इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी में एच.एफ. रीड ने बताया कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की तरह पाई जाती है चट्टानें। क्या कह रहा है ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करती हैं चट्टानें। एक निश्चित प्रेशर तक ये सहन कर सकती हैं, एक निश्चित प्रेशर तक सहन कर रही हैं, उसके बाद ये चट्टानें सहन नहीं कर पाती, उसके बाद में वापस संकुचन के बाद में इनमें फैलाव होता है, फैलाव के परिणाम स्वरूप आते हैं भूकंप। ये बताना चाह रहा था कौन? एच.एफ. रीड। ये रहा आपका एच.एफ. रीड। का मतलब भूकंप से संबंधित इलास्टिक रिम बाइंड थ्योरी किसने दी? एच.एफ. रीड ने। एच.एफ. रीड का मानना था चट्टानें प्लास्टिक जैसा व्यवहार करती हैं, प्लास्टिक जैसा व्यवहार करती हैं, एक निश्चित समय तक वो प्रेशर को सहन कर सकती हैं, उसके बाद में सहन नहीं होता, चट्टानों में फैलाव होता है, फैलाव के परिणाम स्वरूप क्या आते हैं? ये किसका कहना है? ये एच.एफ. रीड का कहना है। क्या आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये पूछना चाह रहा है। ये है कि भूकंपीय चट्टानों, भूकंपीय घटना का सबसे पहले, भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले पता कहां चलता है? तो अपन एक बार भूकंप बना लेते हैं थोड़ा सा ना। यहां से तो होता है भूकंप गमित। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फोकस। इसको क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस या अव केंद्र। अव क्या कहते हैं इसको? जहां से भूकंपीय तरंगे हैं, इसे क्या कहते हैं?
इसे बोलते हैं फोकस या अवकेंद्र। ये भूकंपीय तरंगे अपने समकोण पर ऊपर की तरफ चलती हैं, अपने समकोण पर ऊपर जाती है सबसे पहले, और जहां सबसे पहले ये स्थान को बोला जाता है अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। बात समझ में आ गई? सबसे पहले कहां पहुंची? अधिकेंद्र पर। सबसे अंतिम समय पर पहुंचती है इस अधिकेंद्र के जस्ट अपोजिट पाया जाता है क्या? सर प्रति ध्रुवस्थ बिंदु। क्या पाया जाता है? प्रति ध्रुवस्थ बिंदु। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भूकंप की किरणों का उद्गम कहां से होता है, तो भूकंप मूल या भूकंप केंद्र या फोकस या अवकेंद्र। ठीक है, किसके नाम है सारे? ये फोकस के नाम है। भूकंप की किरणें सबसे पहले कहां चलती हैं? पता कहां चलता है? सर अधिकेंद्र पर चलता है। कहां चलता है? अधिकेंद्र पर चलता है। सबसे बाद में कहां पहुंचती हैं? सर सबसे बाद में प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पर पहुंचती हैं। ठीक है, अब देख लो, जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, सबसे पहले अनुभव कहां किया जा रहा है? अधिकेंद्र पर। कहां किया जा रहा है? अधिकेंद्र पर। आ जाओ ऑप्शन पे। केंद्र पे नहीं, केंद्र पे तो सबसे पहले उठती है तरंगे लेकिन पता नहीं चलता, और नहीं, अधिकेंद्र पर चलता है। कहां चलता है? अधिकेंद्र पर चलता है। अधिकेंद्र पाया कहां जाता है? सर अधिकेंद्र फोकस के समकोण पर पाया जाता है। फोकस के समकोण पर। कहां पाया जाता है? फोकस के समकोण पर। अगर ये फोकस है तो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर पाया जाएगा अधिकेंद्र। बात समझ में आ गई? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगे लहरों की गति की दिशा में समकोण पर कंपन करती हैं? एक बार अपन दोनों तरंगों की बातें कर लेते हैं, दोनों अपने को पता चल जाएंगी कौन सी समकोण पर चलती है और कौन सी समांतर चलती है। आप एक बार देखो, मैं बातें कर रहा हूं पी तरंगों की। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? सर 3 प्रकार की, एस और एल। अपने को बातें करनी है एक बार इन दोनों, पी और एस को। पी तरंगे चलती हैं इस प्रकार से, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। हालांकि आपको ये लाइन जरूर सीधी दिख रही है पर सीधी नहीं है, ये आगे जा रही है वापस पीछे जा रही है। अब इसको बताऊं कैसे समझो। अपन कभी टिकट लेने की लाइन में लगे हैं, अब रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाना, और जब लाइन में लगते हैं ना तो उसमें जो धक्का लगता है वो पी तरंगों वाला धक्का लगता है। कभी आगे जाती है लाइन, फिर वापस लाइन पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे आती है। वो जो लाइनों में प्रेशर लगता है ना वो ये पी तरंगों वाला लगता है। मतलब आगे जाना फिर वापस पीछे आना, आगे जाना फिर वापस पीछे आना। तो ये कौन सी है? ये पी तरंगे है। एस तरंगे कैसे चलती हैं? एस तरंगे से चलती हैं। कैसे चलती है? इस प्रकार से। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या हुई? आप तो ये देखो, जो पी तरंगे चल रही हैं वो संचरण की दिशा में चल रही है। ये कैसे चल रही है? संचरण की दिशा में, संचरण की दिशा में चल रही है। बात समझ में आ गई? ये संचरण के लंबवत चल रही है, संचरण के लंबवत या समकोण। कैसे चल रही है? संचरण के लंबवत या समकोण पर। पी जो तरंगे चल रही थी, पी तरंगे किसके समान चल रही थी? ये चल रही थी सर ध्वनि के समान, ध्वनि के समान। ठीक है, ध्वनि चलती है ऐसे, और ये भी इसके समान ही चल रही। ठीक है, अब देखो एस तरंगे चल रही है प्रकाश के समान। कैसे चल रही है? प्रकाश के समान। प्रकाश जा रहा है ऐसे। ठीक है, और जैसे जैसे ये प्रकाश इस प्रकार से जा रहा था तो संचरण की दिशा प्रकाश की कैसी थी? ऐसी। पर ये तरंगे चल कैसे रही हैं? सर ये इनके समकोण पर चल रही है, दिख रहा है आराम से। जबकि प्रकाश की तरंग तो सीधी जा रही थी, ये चल रही है इसके लंबवत ऐसे।
अगली विशेषता देखो, अगली विशेषता है पी तरंगे क्या बना रही है सर, पी तरंगे क्या कर रही हैं, संकुचन व फैलाव। क्या बना रही हैं, संकुचन व फैलाव। जबकि एस तरंग क्या बना रही है सर, ये बना रही है उभार व गर्त। भार व गर्त। बात समझ में आ गई, दोनों तीनों विशेषता पता चल गई। क्या चली, पी तरंगे प्रकाश तरंग, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान चलती हैं, संचरण की दिशा में चलती हैं, संचरण की दिशा में चलती हैं, संकुचन व फैलाव करते हुए चलती है। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के समान चलती है, प्रकाश तरंगों के समान चलने के कारण लंबवत व कैसे चलती है, उभार व गर्त बनाती हुई। बात समझ में आ गई, लंबवत समकोण पर और उभार और गर्त बनाते हुए चलती है। ठीक है, तो अब देख लो आपका क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कौन सी भूकंपीय तरंगे लहरों की गति की दिशा में समकोण पर चलती। अपन ने बात की अभी समकोण या लंबवत। कौन सी चल रही थी सर, एस चल रही थी। कौन सी चल रही थी, एस चल रही थी। एस तरंगों को क्या कहते हैं सर, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। बात समझ में आ गई, ये लो तुम्हारी एस तरंग। ठीक है, आगे बात समझ में। नंबर बी, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर। क्या अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर। इसको मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूं, अग्निवलय। क्या कहते हैं, अग्निवलय। ये क्वेश्चन पूछ रहा है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर, संबंधित किससे है रिंग ऑफ फायर। ये देखो पहले, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ परिपेटी को। बात समझ में आ गई, कहते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर के परिपेटी को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं, ये क्या है, ये देखो। जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी फटता है तो अग्नि जैसे पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी जब फटता है तो अग्नि जैसे पदार्थ बाहर निकलते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए कहां जाते हैं, ये अपन ने देखा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं परिप्रशांत मेखला में। कहां पाए जाते हैं, परिप्रशांत मेखला में। परिप्रशांत मेखला में ज्वालामुखियों का उद्गार हमेशा चलता रहता है और वहां एकदम से आग जैसी पेटी दिखाई देती है। क्या, जैसे पूरे राउंड में है परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला में हमेशा आग जैसी संरचना जली हुई दिखाई देती है, इसलिए परिप्रशांत महासागर को क्या कहते हैं, अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर। बात समझ में आ गई, किससे संबंधित है सर, ज्वालामुखी से। ठीक है, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, प्रशांत महासागरीय परिपेटी को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। क्यों कहते हैं सर, सर्वाधिक ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एस, अच्छा इन कथनों में से किसी असत्य कथन को छांटना है। 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से एक असत्य कथन है, देखते हैं कौन। ये पहला ऑप्शन ये है कि भूकंप उत्पन्न कारक ऊर्जा प्राय भ्रंशों के किनारे निकलती। ये पूछ रहा है कि जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो भ्रंशों के किनारे से उत्पन्न होते हैं क्या। बात समझ में आ गई, ये पूछना क्या चाह रहा है, भूकंप उत्पन्न कारक प्राय ऊर्जा कारक प्राय भ्रंश के किनारे से होते हैं। ठीक है, बात ये कह रहा है कि जो भूकंप उठते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कहां से होती है, भ्रंश स्थलों के सारे से होती है क्या, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक ऑप्शन एक तो ठीक है, भूकंप ऊर्जा प्राय जो भ्रंशों के किनारे से ही निकल। ठीक है, एक बात सही है। अगला देखो, अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीपस्थ बिंदु होता है क्या। दूसरा ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि ये पाया जाता है क्या, अवकेंद्र या केंद्र, और ये है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र भूतल पर उद्गम केंद्र के समीप होता है क्या, बिल्कुल ये इसके समीप है। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल से आते हैं क्या, आते तो दुर्बल मंडल से हैं, पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक भूकंप। अगर ये नहीं लिखता सभी प्राकृतिक भूकंप, केवल लिखता कि भूकंप दुर्बल मंडल में आते हैं, तो ये बात सही थी। भूकंप दुर्बल मंडल से आते हैं, पर क्या सभी भूकंप आते हैं क्या, नहीं।
सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल से नहीं आते। दुर्बल मंडल से भूकंप जरूर आते हैं, लेकिन सारे के सारे दुर्बल मंडल से नहीं आ सकते। कोई क्रस्ट से भी उठता होगा, कोई हो सकता है दुर्बल मंडल के मध्यम भाग में जाके मेंटल के ऊपरी मेंटल से नीचे, मतलब ऊपरी मेंटल के आधार तल से भी निकलता होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसने लिख रखा है सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल से आते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप दुर्बल मंडल से नहीं आते हैं। ठीक है, अगला देखो, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र कहलाता है। ये कहना चाह रहा है कि ये जो उद्गम केंद्र है, ये जो भूकंप का उद्गम केंद्र है, इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? इसको एक तो जाना जाता है भूकंप पुल, एक तो कहते हैं इसे भूकंप पुल, दूसरा कहते हैं इसे फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। तीसरा इसे कहते हैं अवकेंद्र। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, भूकंप का उद्गम केंद्र अवकेंद्र भी कहलाता है। बात सही सही है। ये भूकंप का केंद्र है, इसे अवकेंद्र नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पूछ ले अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो अधिकेंद्र इस भूकंप मूल के जस्ट ऊपर वाले साइड संपूर्ण पर पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्या? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पी भूकंपीय तरंगों का छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है। अब पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि छाया क्षेत्र कहते किसे हैं। ठीक है, एक बार मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको, इसको देखो। ये पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। क्या ये पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। अब छाया क्षेत्र होता क्या है ये देखो एक बार। तो छाया क्षेत्र होता है किसी भी चीज का वहां तक नहीं पहुंचना, जहां वो नहीं पहुंचा है वो उस चीज का छाया क्षेत्र है। जैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं अरावली के टकरा गई, अरावली के टकराने के बाद अरावली वाले भाग में तो उन्होंने वर्षा की होगी, और वहां जो दूसरा भाग है वो वहां नहीं पहुंची होंगी, वो क्या हो गया? उसका छाया क्षेत्र। तो मैं एक बार छोटे से डायग्राम से आपको दिखाता हूं। एक बार छोटा सा एग्जांपल ये देखो, ये कोई पर्वतमाला है, इधर से कोई आई है हवाएं, ये हवाएं यहां टकरा गई, यहां टकरा करके यहीं रुक गई। ये हवाएं यहां पहुंची क्या? सर इन भागों में नहीं पहुंची। इसका मतलब ये भाग क्या हो गया? छाया क्षेत्र। क्या हो गया? छाया क्षेत्र। इनका, इन हवाओं का। बात समझ में आ गई? इन हवाओं का ये क्या हो गया? छाया क्षेत्र। अब अपन इसको अप्लाई करते हैं भूकंपीय तरंगों पे। इसका मतलब जहां भूकंपीय तरंगें नहीं पहुंचती वो क्या हो गया? उन भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। बात समझ में आ गई? अब देख लो तुम पी और एस दोनों का, पी और एस दोनों का छाया क्षेत्र। अगर अपन बात करें पी और एस क्या सभी जगह पहुंचती हैं क्या? नहीं सर, नहीं पहुंचती। अपन देखें, पी तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यमों में संचरण करती हैं। पहली विशेषता याद करो, पी तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। ठीक है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है। बात समझ में आएगी? दो लाइन याद होगी क्या? पी तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों माध्यमों में चलती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है। एस तरंगे कहां नहीं चलती हैं? द्रव्य और गैस में नहीं चलती हैं। अगर नहीं चल रही है तो एक बार आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चेक करो। यह पाई जाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट पाया जाता है ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। मेंटल पाया जाता है ऊपरी मेंटल अर्धगलित अवस्था में है, उसके बाद में कंप्लीट पाया जाता है ठोस। कैसा? ठोस। क्रोड का ऊपरी भाग वापस लिक्विड अवस्था में है और वापस ये पाया जाता है ठोस में। ठीक है। अब देखो, पी तरंगे तीनों माध्यमों में चल रही थी, इसका मतलब चाहे भले ठोस आ जाए, वापस ठोस आ जाए, इसके बाद में मेंटल का जो ऊपरी भाग पाया जाता है वो सेमी लिक्विड अवस्था में वो आ जाए, या फिर वापस तरल आ जाए, वापस ठोस आ जाए, पी तरंगे कंप्लीट जाएंगी। क्यों जाएंगी?
क्योंकि पी तरंगे तीनों माध्यमों में चलती हैं, पी तरंगे तीनों माध्यमों में चलती हैं, ठोस, तरल व गैस। चलती तीनों माध्यमों में ऐसा जरूर हो सकता है कि माध्यम परिवर्तित हो जाए तो इनकी गतियां परिवर्तन हो सकती हैं। बात समझ में आ गई? अगर इनका माध्यम परिवर्तन हो जाए तो इनकी गतियों में चेंज आ सकता है, पर पी तरंगे चलेगी सारी जगह। ठीक है, अब देखो एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं, केवल ठोस में चलती हैं। अब आप इसको देखकर अंदाजा लगाओ कि एस तरंग नीचे तक आएगी क्या? यहां तक, करोड़ तक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें आएगा यहां तरल अवस्था। क्या आएगी? तरल अवस्था। क्या आएगी? तरल अवस्था। जैसे ही तरल अवस्था आ जाएगी तो पी तरंगे आ जाएंगी, लेकिन एस तरंगे नहीं पहुंचेंगी। अब इस चित्र पे देख लो एक बार आराम से। ये तो है एस तरंगे और ये है पी तरंगे। पी तरंगे यहां से चली हुई हैं और कंप्लीट जा रही हैं। ये देखो यहां भी आई, ये तो था क्रस्ट और मेंटल, के बाद ये आ गया कोर में भी आ गई। हालांकि देखो इनकी दिशा जरूर परिवर्तित हुई है, दिशा परिवर्तन होने के बाद भी इनका वापस उद्गमित हो गया। ठीक है, दिशा परिवर्तन होने के कारण इसने कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया। कौन से क्षेत्र को छोड़ा? सर ये वाला पार्ट है ना, ये यहां ये पी तरंगे नहीं आई, इन भागों में पी तरंगे नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि जैसे ये करोड़ आया था, करोड़ में इनकी दिशाएं चेंज हुई, दिशा चेंज होने के कारण इनके ये क्षेत्र खाली रह गए। ये जो क्षेत्र खाली रहे ये 103 से 150, या इसको जो प्रॉपर एनसीईआरटी जो लिखती है इसको लिखती है 105 से 145। क्या लिखती है? 105 से 145, 105 से 145, 105 से 145 डिग्री एंगल पर पी तरंगे नहीं पहुंची। कहां कहां नहीं पहुंची? 105 से 145 के मध्य। जहां पी तरंगे नहीं पहुंची है वो क्या हो गया? पी तरंगों का छाया क्षेत्र। बात समझ में आ गई? पी तरंगों का छाया क्षेत्र कौन सा हुआ? 105 से 145। ठीक है, क्योंकि यहां ये नहीं पहुंची थी। अब सेम अप्लाई कर लो एस पे। एस यहां से चली और यहां तक ये पहुंची, इसके बाद में कोर आ गया लास्ट में। कोर में आएगी क्या? कोर में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कोर पाया जाता है लिक्विड अवस्था में। किस अवस्था में? लिक्विड अवस्था में। और लिक्विड मतलब तरल अवस्था में। एस तरंगे तरल अवस्था में नहीं चलती है। अब एस तरंगे तरल अवस्था में नहीं चलेंगी तो इसका क्षेत्र ये है यहां तक और इधर है यहां तक। ये क्षेत्र किससे कहां तक है? सर 105 डिग्री से 105 डिग्री वापस। ठीक है, तो इसका मतलब एस तरंगे कहां कहां नहीं आई? एस तरंगे 105 से 105 नहीं आई, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक एस तरंगों का प्रभाव नहीं आता और यही कहलाता है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा छाया क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, छाया क्षेत्र वो क्षेत्र जहां तरंगे नहीं पहुंच पा रही है वो छाया क्षेत्र है। अगर जहां एस नहीं पहुंच पा रही है तो एस का छाया क्षेत्र, जहां पी नहीं पहुंच पा रही है वो पी का छाया क्षेत्र। पहुंच क्यों नहीं पाती? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस, द्रव्य, गैस में पाई जा सकती है, पाई जाती है ठोस और सेमी लिक्विड अवस्था में। पी तरंगे तीनों माध्यमों को चलती है, इसलिए पी तरंगे कोर तक पहुंच जाती हैं। एस तरंगे केवल ठोस में चलती है, इसलिए पहुंच पाती है क्रस्ट तक और कोर में नहीं पहुंच पाती। कोर में नहीं पहुंच पाने के कारण 100 के बाद में एस तरंगे उद्गमित नहीं होती। 105 से 105 के मध्य पाया जाता है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? था कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र, पी का छाया क्षेत्र। तो पी कहां से कहा? सर पी 105 तक आ गई थी, वापस 145 तक आ गई थी, तो पी का छाया क्षेत्र कौन सा हो गया? 105 से 145। बात समझ में आ गई? ये किसका छाया क्षेत्र है? पी का छाया क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लेता एस का छाया क्षेत्र, हालांकि इसमें दे नहीं रखा है इसका छाया क्षेत्र, एस का छाया क्षेत्र कितना है? 105 से 105 के मध्य। ठीक है, ये एस का है। आगे चले अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्राय विस्फोटक नहीं? ये पूछना चाह रहे कि निम्न में से कौन सा विस्फोटक ज्वालामुखी नहीं है? तो ये सारे ज्वालामुखी। अगर बात करें
विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों की, तो न्यूनतम से अधिकतम के लिए और ले जाता हूं मैं। सबसे कम विस्फोटक है कौन सा? हवाई तुल्य, हवाई तुल्य ज्वालामुखी सबसे कम विस्फोट। हवाई के बाद में नंबर 2 का आता है क्रमबोली, नंबर 2 पे आता है क्रमबोली। क्रमबोली के बाद में आता है वल्केनी। कौन सा आता है? वल्केनी। वल्केनियन के बाद में पहले विसुवियस है ना, नंबर 2 हवाई स्टम्बोली, नंबर 3 वल्केनियन, और नंबर 4 विसुवियस, और नंबर 5 हीलियन। अब देखो ये क्रम है, कम विस्फोटक से अधिक विस्फोटक। ये हो, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे कम विस्फोटक कौन है, तो सबसे कम विस्फोटक है हवाई तुल्य। कौन सा है? हवाई तुल्य। कौन सा है? हवाई तुल्य सबसे कम विस्फोटक। अगर पूछे सबसे तेज विस्फोटक, तो पीली। ये सबसे कम विस्फोटक, सबसे कम विस्फोटक कौन सा? हवाई तुल्य। ये सबसे अधिक, सबसे अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? ये भारत के कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा क्षेत्र न्यूनतम भूकंप क्षेत्र है, ठीक है। ये 4, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन देखो, भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को कितने भूकंप जोनों में बांटा गया है? भारत को 4 भूकंप जोनों में, 2, 3, 4, 5। ये 5 भूकंप जोन है। कितने हैं ये? काउंटिंग नंबर 4 है ना, एक नहीं है, 1 और 2 को मिलाकर के 2 बना रखा है ना, तो 2, 3, 4, 5। कितने भूकंप जोन है भारत में? सर 4। कितने? 4। सर्वाधिक भूकंप जोन जो पाया जाता है, एक बार तो इसमें क्वेश्चन पूछा ना, न्यून भूकंप क्षेत्र है ना, तो न्यून भूकंप क्षेत्रों में है अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्रों में बात कर ले, तो एक तो नंबर आता है महाराष्ट्र का, ये सर्वाधिक के ये तीनों ना, महाराष्ट्र, पश्चिमी गुजरात और हिमालय है ना, ये तीनों क्या है? उच्च भूकंपीय क्षेत्रों के एग्जाम्पल है। न्यून, अरावली। मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूं भारत के भूकंप क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखें, न्यून भूकंप क्षेत्र अरावली, और ये तीनों के तीनों है उच्च भूकंप क्षेत्रों में, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? ठीक है, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, गैसें निकलती हैं, गैसों के साथ साथ मैग्मा निकलता है, मैग्मा के साथ साथ और छोटे मोटे पदार्थ निकलते हैं। ये पूछना चाह रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है क्या? पहली बात तो निकलता है, ये बात तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है कि निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है कि निकलती है? जलवाष्प भी निकलता है कि निकलता है? इसका मतलब ये चारों पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलते तो हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ये जलवाष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलवाष्प पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग, कितने प्रतिशत मात्रा में? 90% मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार के दौरान क्या निकलता है? जलवाष्प। बात समझ में आ गई? कितने प्रतिशत मात्रा में? मतलब 100% जो पदार्थ निकल रहा है उसमें से 90% मात्रा में तो पाया जाता है जलवाष्प। यही अपना क्वेश्चन कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है? क्या निकलता है? जलवाष्प। कितने प्रतिशत? अधिकतम 90% है ना। किताबों में जैसे ऐसे भी, अगर इसको काउंटिंग जोड़े में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 60% से 90%, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो, निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति,
इनमें से ऑप्शन 3 है क्या, चौथा और लिख लो ना, ऑप्शन डी। एक और लिख लो, पैथोलिथ। पढ़ो, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निर्मित बाह्य स्थलाकृति कौन सी है? इनमें से 4 स्थलाकृतियां दे रखी है, इनमें से ज्वालामुखी निर्मित बाह्य स्थलाकृति बतानी है। कौन सी बतानी है? बाह्य स्थलाकृति। क्रेटर कोल्डेरा, लेकोलिथ, रिंगडाइट और बैथोलिथ। कुछ आंतरिक है, कुछ बाह्य है, अपने को पता लगाना है आंतरिक कौन सी है, बाह्य कौन सी। तो मैं लिख दूं एक बार दोनों, है ना। इधर तो लिख देता हूं मैं आंतरिक, और उस वाले साइड लिख देता हूं बाह्य स्थलाकृति। बाह्य स्थलाकृति। आंतरिक स्थलाकृतियों में नंबर 1 आता है पैथोलिथ, नंबर 2 आता है लेकोलिथ, नंबर 3 आता है लेपोलिथ, नंबर 4 आता है फैकोलिथ, नंबर 5 पे आता है सिल, और नंबर 6 पे आता है डाइक। क्या आता है? डाइक। ये तो कौन सी आकृति है सर? ये आंतरिक आकृति है ना। और अपने को पूछा कौन सा है? बाह्य आकृति। बाह्य आकृति में आप बात करें तो नंबर 1 क्रेटर, नंबर 2 कोल्डेरा, नंबर 3 पे गैशर, नंबर 4 पे कुआरे। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन देख लो। तो बाह्य स्थलाकृति है तो बाह्य कौन सी होगी सर? क्रेटर और कोल्डेरा। क्रेटर कोल्डेरा होता है क्या? एक बार छोटा सा आप देख लो। अगर ये कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यहां से उद्गार हुआ था, और ये जो इसका मुंह है, ये मैग्मा ठंडा होने के बाद में क्या हो जाता है? यहाँ गड्ढा बन जाता है। ठीक है, और इस गड्ढे में यदि ये गड्ढा क्या कहलाता है? क्रेटर। गड्ढा छोटा है तो कहलाता है क्रेटर, और ये गड्ढा बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा? कोल्डेरा। और इसमें जल भर जाए तो ये कहलाएगी झील, और उसी झील को नाम जानते हैं क्रेटर झील और कोल्डेरा झील। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, भूकंप का कौन सा संचरण, मतलब भूकंप कौन सा संचरण है? तीव्र संचरण है, आकस्मिक संचरण है, विवर्तनिक संचरण है, या अत्यधिक तीव्र संचरण है? भूकंप आता है आकस्मिक संचलन में। कैसे? आकस्मिक संचरण में कल अपन ने पढ़े थे 2 प्रकार के बल। कल पढ़े थे अपन ने बल। बलों को कितने भागों में बांटा जाता है सर? 2 भागों में। एक बाह्य बल और एक आंतरिक बल। एक बाह्य बल और एक आंतरिक बल। बाह्य बलों में कौन कौन से काम करते हैं सर? नदी, पवन, सागरीय तरंगे, भूमिगत जल, पानी इत्यादि। आंतरिक बल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आकस्मिक बल, और नंबर 2 पटल विरूपणी। पटल विरूप। आकस्मिक बल कौन कौन से होते हैं? उनमें से आकस्मिक की घटना जो होती है वो होती है भूकंप और ज्वालामुखी। क्या क्या? भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं? आकस्मिक। भूकंप व ज्वालामुखी कैसा पाया जाता है? कौन सा संचलन है सर? आकस्मिक संचलन है। हालांकि तीव्र तो है पर आता कैसे है? आकस्मिक। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उत्तर क्या है? भूकंप कौन सा संचरण है? भूकंप आकस्मिक संचरण। चलो अगले क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हो पैनल पे अपने एबीवाई परिवार की तरफ से, एबीवाई परिवार की तरफ से प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, और कौन सा? भूगोल का। कौन सा? भूगोल का लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक। इसकी एग्जाम डेट आ रखी है। क्या है सर? 2 नवंबर। क्या है? 2 नवंबर।
2 नवंबर को कराया जाएगा प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम। सर इस एग्जाम में भाग कौन कौन ले सकता है? इस एग्जाम में भाग वो बच्चा ले सकता है जो 12वीं पास हो। क्या हो? 12वीं पास हो। और 12वीं पास कैसे हो? उसके 12वीं क्लास में भूगोल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो अपन 3 सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कोई इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, ऐसे जो अपने सब्जेक्ट लेते हैं, उनमें से यदि उसने एक भूगोल ले रखा है, वो बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है। बात समझ में आ गई? तो कौन दे सकता है इस एग्जाम को? भूगोल प्रयोगशाला सहायक को वो बच्चा एग्जाम दे सकता है जिसके 12वीं क्लास में भूगोल रही हो। एक बात। दूसरी बात, 18 साल पूरी कर लेगा। कब? अभी नहीं, एग्जाम जब फॉर्म भरवाएंगे तो संभवतः 1 जनवरी 2026 तक वो 18 साल पूर्ण कर चुका हो। दूसरी बात। तीसरी बात, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सीईटी इसमें चाहिए क्या? आजकल जो सबसे बड़ा लफड़ा जो हो रखा है ना, वो सीईटी का हो रखा है। पर कुछ बच्चों ने, जैसे कोई बच्चा 11th क्लास में है, कोई बच्चा 12th क्लास में है, उस क्लास लेवल तक बच्चे को नहीं पता कि कंपटीशन की तैयारी क्या करी जाएगी और करी जाएगी तो किस प्रकार से करी जाएगी। तो 12वीं क्लास का विद्यार्थी सीईटी लगभग मैं कहूं 90 क्या 95% लोगों ने सीईटी एग्जाम नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी 12th में था बच्चा। जब 12th में रहता तो वो सोचता कि यार एक बार 12वीं तो की जाए, 12वीं के बाद अपन देखेंगे क्या करेंगे। जैसे ही वो 12वीं पास करके आए तो उसके लिए यह आ गया प्रयोगशाला सहायक, केवल 12वीं पास चाहिए और 12वीं में ज्योग्राफी चाहिए। अब उसकी समस्या ये हो रही है कि सर सीईटी, आपको जानकारी होगी कि लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक में किसी भी प्रकार की सीईटी नहीं मांग रखी है। बात समझ में आ गई? पहले तो मांग ही नहीं रखी है। अगर किसी ने दिया भी हो तो फेल हो गया तो भी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब सीईटी दे रखा हो तो भी कोई समस्या नहीं है, सीईटी पास हो तो भी कोई समस्या नहीं है, सीईटी में फेल हो तो भी कोई समस्या नहीं है, और अगर सीईटी नहीं दे रखी तो भी कोई समस्या नहीं है। एबीवाई परिवार की तरफ से अपने एबीवाई के चैनल पर, एबीवाई के ऐप पर प्रयोगशाला सहायक का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है। कैसा? रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड बैच में कुछ क्लासें रिकॉर्डेड हैं, कुछ क्लासें लाइव फ्रॉम क्लासरूम में। बात समझ में आ गई? सर प्राइस क्या रहेगा? इस बैच का प्राइस रहेगा, एक बार आप इसमें जाना, ठीक है, और जाकर के इस पे लिंक लिखा हुआ है नीचे, इस पैनल पे आप जाओगे, नीचे लिंक दिया हुआ है एबीवाई का, आप वहां से एबीवाई को डाउनलोड करना। क्या है? एबीवाई ऐप डाउनलोड करना, और ऐप में जाने के बाद में आप अच्छे से वहां देख पाओगे। ऑफर चल रहा है, इतना मिनिमम शुल्क है, आप देख करके एकदम से पता चलेगा यार सर इतने से रुपए में कौन लैब असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट करवाता है। और लैब के कंप्लीट कोर्स में आप केवल भूगोल नहीं मानो, भूगोल तो है ही है, भूगोल के साथ साथ जीके भी डाल रखी है ना। तो जैसे ज्योग्राफी तो चलो प्रयोगशाला सहायक है तो ज्योग्राफी तो करवाने का काम ही था अपना, लेकिन इस ज्योग्राफी के साथ साथ जीके की क्लासें भी डाल रखी हैं। बात समझ में आ गई? तो आप एक बार जाएं और ऐप को देखें, फिर इसमें चैनल पे जाएं, है ना। धन्यवाद।